98+38 मिनट में क्रोएशिया को लगता है कि क्रोएशिया ने इक्वलाइज कर दिया है, पर ये ओवरटर्न हो जाता है। रोनाल्डो अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल स्कोर करते हैं। 98+4 मिनट पे गोंकालो रामोस को लगता है कि उन्होंने विनर स्कोर कर दिया है। आज पोर्चुगल क्रोएशिया के साथ अपना राउंड ऑफ 32 का मैच खेल रही थी और इस मैच में ड्रामा की तो कोई कमी नहीं थी। भले ही आप बोलिए लास्ट मिनट विनर हो, लास्ट मिनट इक्वलाइजर हो, या फिर रोनाल्डो अपना पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल स्कोर कर, तो इस मैच में सब कुछ था। रोनाल्डो या मॉड्रिच के लिए ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप गेम हो सकता है। रोनाल्डो जो कि 41 ईयर्स के हैं और मॉड्रिच जो कि 40 ईयर्स के हैं, मैं उन दोनों को इन्विजन नहीं कर सकता कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेलेंगे। मॉड्रिच को तो बिल्कुल नहीं, रोनाल्डो को कुछ नहीं पता। रोनाल्डो 45 ईयर की उम्र में नेक्स्ट वर्ल्ड कप वापस पोर्चुगल के लिए लाइन लीड करेंगे, उनका भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस गेम को जितना हाइप अप किया गया था, इस गेम के पीछे जितने बड़े नेम्स थे, इस गेम के पीछे जितना कॉन्टेक्स्ट था, ये गेम वैसे ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वार्टर जो, या मैं फर्स्ट क्वार्टर जितना मैं हाइड्रेशन ब्रेक तक बोलता हूँ, वो तो जेन्युइनली एंड टू एंड था। दोनों कीपर को ही मेहनत करना पड़ा, दोनों टीम्स ही अपने कीपर्स को अगेंस्ट वर्क कर रही थी। और फिर जब हाइड्रेशन ब्रेक के बाद तो पोर्चुगल पूरा डोमिनेट कर रही थी। 38 मिनट में मैंने पोजीशन याद है, पोर्चुगल के पास 72% पोजीशन थे और उन्हें 60 शॉट मारे थे। और 45+1 मिनट जो ऑलमोस्ट हाफ टाइम से थोड़ा पहले था, वहां तो लियाओ के पास एक जेन्युइनली अच्छा चांस है। स्टेंचिल हेडर मारते हैं और लूज बॉल को वहां पे लियाओ स्काई कर देते हैं। हाफ टाइम के बाद ये गेम ट्रूली अलाइव होता है और हाफ टाइम में क्रोएशिया के मैनेजर एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो बुडिमिर को सर्व ऑफ करते हैं और मेटानोविच को लाते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी के साथ क्रोएशिया के पहले 4-5 मिनट 50-51 मिनट तक उनके इतने टचेस हो गए थे पोर्चुगल के बॉक्स में जितने उनके पूरे फर्स्ट हाफ में नहीं थे, और इसका हमें इंस्टेंट इंपैक्ट देखने को मिलता है। फिर थर्ड मिनट में स्टेनिसिस एक क्रॉस करते हैं और पोर्चुगल के डिफेंडर बॉल को फ्लिक करके फार पोस्ट में डाल देते हैं और वहीं खड़े रहते हैं पेरिसिच अनमार्क्ड, और एक बहुत ही बढ़िया फिनिश डियागो कोस्टा के लेग्स के थ्रू मार के वो गेम का स्कोर कर देते हैं 1-0 और क्रोएशिया लीड ले लेती है। अब हमें लग रहा था कि पोर्चुगल के वापस हम्बल करने वाले हैं, रोनाल्डो के वापस वर्ल्ड कप स्टेज में, वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज में वापस एक डिसअपॉइंट करने वाले हैं हमें। क्रोएशिया का डोमिनेंस यही खत्म नहीं होता है। 56 मिनट में व्लासिक को एक थ्रू बॉल मिलती है और व्लासिक बॉल को माइनस करते हैं और बॉल जाती है मेटानोविच के पास। मेटानोविच गोल स्कोर कर देते हैं, पर ये गोल डिसअलाउ हो जाता है। अब ऐसा मत सोचिए कि क्रोएशिया डोमिनेट करती रहेगी और पोर्चुगल बस खड़ी होकर देखती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। 58 मिनट में लियाओ के पास एक बढ़िया चांस आता है, या फिर वो चांस क्रिएट करते हैं, वो ड्रिबल करते हैं एक प्लेयर को 1v1 और कटिंग करते हैं और एक बहुत ही शानदार फिनिश करते हैं वो। पर वो अनफॉर्चुनेटली लिवाकोविच को तो बीट कर दिया, पर वो पोस्ट को नहीं बीट करवा दी, वो बॉल पोस्ट पे लग के आउट हो जाती। और आप सब सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो गया, पर रोनाल्डो कहाँ है? रोनाल्डो अभी आने वाले थे। कुछ मिनटों के बाद ही रोनाल्डो को एक बहुत बेहतरीन क्रॉस मिलता है और वो एक रन लेते हैं और बॉल को बेहतरीन फर्स्ट टच लेते हैं। वो एकदम क्रिस्प फर्स्ट टच था, बॉल उनके पैर में रहती है और सुंदर फर्स्ट टच जिससे वो फिनिश कर पाए, खुद को सेट करते हैं और बढ़िया चिप शॉट मार के फिनिश कर देते हैं। पर एक ऑफसाइड हो जाता है, रोनाल्डो बस थोड़े से मार्जिन के लिए ऑफसाइड हो गए थे और क्रोएशिया के पास अभी भी लीड थी। और पोर्चुगल के मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेज को लगा कि अब हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। पोर्चुगल हमें दिख रहा था कि 4 सब्स्टिट्यूट कर रही थी और हम सबको लगा था कि क्या पोर्चुगल रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट करने वाली है या फिर वो किसे सब्स्टिट्यूट करेगी, कौन से प्लेयर होंगे जो सब्स्टिट्यूट होंगे। विटिनिया, नेटो, ब्रूनो फर्नांडिस और जोआओ कैंसेलो, इन चारों प्लेयर्स को सब ऑफ किया जाता है और इन चारों की जगह आते हैं नेल्सन सेमेडो, कॉन्सेसाओ, बर्नार्डो सिल्वा और गोंकालो रामोस। हमें दिख रहा था कि पोर्चुगल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज गेम को 4-4-2 में स्टार्ट करना चाहते थे कि रोनाल्डो स्ट्राइकर थे और रोनाल्डो सब ऑफ नहीं हुए थे और गोंकालो रामोस आए थे, तो 2 स्ट्राइकर का वो फॉर्मेशन यूज कर रहे थे और कॉन्सेसाओ जो कि 1v1 के प्लेयर्स के लिए और लो ब्लॉक को ब्रेक डाउन करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जोआओ कैंसेलो को क्यों सब ऑफ किया? शायद डिफेंसिव स्टेबिलिटी, क्योंकि वो 2 स्ट्राइकर के लिए जा रहे थे, इसलिए वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा राइट बैक देख रहे हैं जो डिफेंड कर सके अच्छा। जोआओ कैंसेलो के पास अटैकिंग क्वालिटी है पर नेल्सन सेमेडो के पास डिफेंसिव क्वालिटी है। और जो ब्रूनो फर्नांडिस को सब ऑफ किया ये मुझे ठीक नहीं लगा। पता मुझे कि बर्नार्डो सिल्वा को लगा, बर्नार्डो सिल्वा हर कुछ एक रोल अच्छे से प्ले कर सकते हैं, पर ब्रूनो फर्नांडिस को तो रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। थोड़ी देर बाद ही पोर्चुगल को एक कॉर्नर मिलते हैं और ये कॉर्नर काफी अनइवेंटफुल जाता है, पर थोड़ी देर बाद हमें दिखता है कि व्लासिच रेगा की शर्ट को पुल कर रहे हैं और वो उन्हें दोनों हैंड से पकड़ के उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे, और अगर वो नहीं जा रहे थे तो फिर बॉल एकदम वेगा के लाइन में थी, वो हिट करके गोल स्कोर कर सकते थे। हमें पहले तो लगा ये कॉर्नर अनइवेंटफुल था, पर रेफरी थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा अच्छे से एग्जामिन करते हैं और वो वीआर मॉनिटर तक चले जाते हैं और फाइनली वो डिसीजन ये देते हैं कि ये पेनल्टी होगा। पोर्चुगल के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था
कि वो इस गेम को टाई करे, इक्वलाइज करे। और ये पेनल्टी काफी इंपॉर्टेंट पेनल्टी थी, क्योंकि अगर पोर्चुगल ये पेनल्टी स्कोर नहीं करती तो फिर पोर्चुगल के पास बस 20 मिनट बचे रहते क्रोएशिया के अगेंस्ट एक इक्वलाइजर को स्कोर करने को। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से स्टेप अप करते हैं पोर्चुगल के लिए। वो इस डिफिकल्ट टास्क को अपने ऊपर लेते हैं और वो एक काम एंड कंपोज फिनिश करते हैं, मिडिल पे, गोल के मिडिल में फिनिश करते हैं और पोर्चुगल का गेम 1-1 से टाई कर देते हैं। और इसी के साथ ये पोर्चुगल का पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल्स था। ये उनका 31st अटेम्प्ट था नॉकआउट्स में गोल स्कोर करने के लिए। रोनाल्डो ने 6 वर्ल्ड कप खेले पर उन्होंने कभी एक वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल स्कोर नहीं किया। आज के गोल के साथ उन्होंने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और इस गोल के साथ वन ऑफ द मोस्ट chaotic स्पेल्स इन द एंटायर वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है। ये स्पेल स्टार्ट होता है, मैं बोलूंगा 72nd मिनट के अगेंस्ट, और गेम 20 मिनट का गेम बचा था हमें लगा, और गेम चलता है 90 प्लस 90 मिनट तक। तो मतलब 20 मिनट का गेम बाकी था पर ये गेम चला 40 मिनट तक। तो सोचिए इस गेम में कितना ड्रामा हुआ होगा। कोवेचिच जो 75th मिनट का मैं बात करूंगा, कोवेचिच एक 25 यार्ड दूर से शॉट लेते हैं। पहले तो ये पोस्ट में लगा हमें लगता है, पर सेकंड एंगल में हमें लगता है दिखा कि डियागो कोस्टा क्या बेहतरीन सेव करता है। वो एकदम फाइन टच करता है, बॉल को पोस्ट की तरफ ढकेल देता है, पोस्ट पे लग के बॉल बाहर चली जाती है। और डियागो कोस्टा के हीरोइक्स के बारे में तो हमें पता ही है, लास्ट यूरो में भी वो पोर्चुगल के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुए थे। पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव पेनल्टी सेव्स किए थे, और एक्स्ट्रा टाइम में भी जो उनका सेव था। तो पोर्चुगल के लिए डियागो कोस्टा इस मैच में भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। मेटानोविच एक 1v1 आते हैं डियागो कोस्टा के साथ, डियागो कोस्टा सेव करता है, पर कोविचिच कुछ देर बाद एक बॉल बनाते हैं जो कि पोर्चुगल के पूरे मिडफील्ड को स्लाइस कर देती है और बॉल जाती है सूचिस के पास। सूचिस ये गोल स्कोर करने डियागो कोस्टा उन्हें रोक नहीं पाते हैं, पर ये गोल फॉर्चुनेटली पोर्चुगल के लिए ऑफसाइड हो जाता है और गेम बना रहता है 1-1 पे। कुछ देर बाद हमें एक शॉक सब्स्टिट्यूशन मिलता है। वो रोनाल्डो, जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब ऑफ कर देते हैं, रॉबर्टो मार्टिनेज और रूबेन नेवेस को लाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस डिसीजन से एकदम हैप्पी नहीं थे। उनके विजुअल एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा था कि वो इस गेम में बने रहना चाहते हैं। कोई भी प्लेयर बना रहना चाहेगा, क्योंकि आपकी टीम के लिए आपने अभी स्कोर किया है और आपके पास एक जेन्युइन चांस है जीतने का। रोनाल्डो के लिए पोर्चुगल के शर्ट में ये उनका फाइनल एक्शन हो सकता था। अगर पोर्चुगल ये मैच नहीं जीतती तो रोनाल्डो के लिए ऑलमोस्ट कह ही सकते हैं कि वो रिटायर कर जाते, पर उनका हमें पता नहीं है, शायद नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेल जाए 45 वुमर्स के साथ, जो भी वो मैच में आते हैं। गेम यही खत्म नहीं होता है, क्रोएशिया वापस अटैक करती रहती है। 89 मिनट में उनके पास एक बहुत ही शानदार हेडर स्कोर करने का चांस आता है, पर उसे फंबल कर देते हैं। और गेम का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट 90+4 मिनट में गोंकालो रामोस एक बहुत ही बढ़िया शानदार हेडर स्कोर करते हैं और गेम को 2-1 से पोर्चुगल को लीड दिला देते हैं। एक लास्ट मिनट विनर स्कोर कर देते हैं और गेम इसी के साथ खत्म हो जाता है। ऐसा मैं कहूंगा नहीं, अगर कोई भी टीम के अगेंस्ट होता ये तो मैं कहता, पर ये गेम था द टीम ऑफ अंक्स, क्रोएशिया का अगेंस्ट। वो टीम जिसके पास कोई सुपरस्टार पर से अटैकिंग सुपरस्टार तो नहीं, मिडफील्ड में सुपरस्टार है पर उनके पास कोई अटैकिंग सुपरस्टार नहीं है, पर फिर भी हर वर्ल्ड कप में वो फाइनल जाती है, सेमीफाइनल जाती है। हर मेजर टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है और क्रोएशिया गिव अप नहीं करती है। 90+13 मिनट में क्रोएशिया इक्विलाइज करती है, पर और ये गोल काफी कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, क्योंकि क्रोएशिया के पास क्रोएशिया ने जब ये गोल स्कोर किया पेसेरिच, उससे पहले मेटानोविच के सिर में बॉल लगी थी या नहीं लगी थी, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन था। क्योंकि मेटानोविच के सिर में के बॉल लगने एलिजिबली बॉल लगने के बाद बॉल आई वेगा के सिर में लगी और फिर पेसेरिच के सिर में लगी। अगर बॉल मेटानोविच के सिर में लगती तो फिर ये गोल ऑफसाइड था, अगर नहीं लगती तो फिर ये गोल ऑफसाइड नहीं था। आप पूछ रहे होंगे कि रेनाटो वेगा जो अपोजिशन प्लेयर थे पोर्चुगल के, उनके सर में बॉल लगी तो फिर ये गोल ऑफसाइड कैसे हो सकता है। देखिए रूल ये है कि अगर बॉल डिफ्लेक्ट होने के बाद लाइन चेंज करती है तो फिर ये ऑफसाइड वो नहीं होती है, पर अगर लाइन चेंज नहीं करती तो फिर उसे ऑफसाइड माना जाता है। क्योंकि बॉल रेनाटो वेगा के सर में लगने के बाद लाइन चेंज नहीं कर रही थी, लाइन सीधे जा रही थी, तो इसलिए ये ऑफसाइड कॉल होता है। और रेफरी जाते हैं वीआर के पास और उन्हें कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं मिलता, पर फिर भी वो डिक्लेयर करते हैं कि ये बॉल मेटानोविच के सिर में लगी और इस गोल को रूल आउट कर दिया जाता है। इस गोल को जब रूल आउट किया जाता है, हमें दिख रहा था क्रोएशियन फैंस कितने अपसेट थे। वो बॉटल्स फेंक रहे थे बीच में, गेम को स्टार्ट करने नहीं देना चाहते थे। पेरिसिच गए उनके पास, उनके फैंस का, कि बोले कि वापस रुक जाइए, चिल कीजिए, गेम अभी बाकी है, क्या पता कुछ वापस हो जाए, पर कुछ होता नहीं है और पोर्चुगल ये गेम 2-1 से जीत जाती है। और पोर्चुगल इस गेम को जीत के चले जाते हैं राउंड ऑफ 16 में, जहां उनका मैच होने वाला है स्पेन के अगेंस्ट। स्पेन का भी आज मैच था, वो था ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अगर स्पेन के मैच के बारे में
में हम रिव्यू दे, हम 2 मिनट में ये मैच खत्म कर देंगे। ये जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में हर किसी टीम के साथ अपसेट हो रहा है। ब्राजील लास्ट मिनट विनर मारी है, पोर्चुगल लास्ट मिनट विनर मारी है, इंग्लैंड में हैरी केन लास्ट मिनट में आके गेम को बदल रहे हैं। पर ये गेम वैसा कुछ नहीं हुआ था। इस गेम में पहले मिनट से स्पेन डोमिनेट करी, शायद पहले 5, 10, 15 मिनट मैं बोलूंगा कि ऑस्ट्रिया थोड़ा compete कर रही थी, क्योंकि वो फिजिकल टीम है, वो अच्छा कॉम्पैक्ट लो ब्लॉक के साथ डिफेंड करी थी और बिल्डअप भी अच्छा हो रहा था। पर उसके बाद से तो स्पेन डोमिनेट कर रही थी। 3-0 ये मैच खत्म होता है। बहुत ही कंप्लीट डोमिनेशन, कंट्रोल्ड अटैकिंग, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले दिखाती है स्पेन। और इस मैच के जो मैं मैन ऑफ द मैच बोलूंगा वो यमाल को बोल सकते हैं और ओयारज़ाबाल को बोल सकते हैं। इस मैच में पहले मिनट से हमें दिख रहा था कि यमाल कितने इस गेम के लिए एक्साइटेड है। वो पहले मिनट से ट्रैक बैक कर रहे थे, ड्रिबल कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया पासेस निकाल रहे थे। इस मैच के मैन ऑफ द मैच वो होंगे या ओयारज़ाबाल, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए हैं। ओयारज़ाबाल क्रेजी फॉर्म है, लास्ट 12 शायद मैचेस में उन्होंने 12 गोल कंट्रीब्यूशन है स्पेन के लिए। और इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस में उनके 3 गोल और 1 असिस्ट है। तो 4 मैचेस में 4 गोल कंट्रीब्यूशन। ओयारज़ाबाल एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर होंगे स्पेन के लिए। अगर वो डीप जाना चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में भी, मुझे लगता है वो जाएंगे। और कुकुरेला, जी हाँ, मैं एज अ चेल्सी फैन मैं बोल सकता हूँ, कुकुरेला जब मैड्रिड के लिए अभी साइन किया उन्होंने, मुझे अच्छा तो नहीं लगा। और उससे भी अच्छा मुझे तब नहीं लगा जब ऐसे कमेंट्स करने लगे कि एंजो आइए, मुझे विनी के लिए मैं सब कुछ करने वाला हूँ। रुक जाइए भाई, आप थोड़ा थोड़ा बूट लेकिन शांत रहता है ना। अपना आप खेलिए, आपको दूसरे क्लब में जाना जाइए, पर आप अपने टीममेट्स को वापस क्यों बोल रहे हैं कि इस टीम में आ जाइए, इस टीम में आ जाइए, ये बढ़िया ज्यादा टीम है। थोड़ा शांत रहिए। पर जो भी हो, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मुझे बोलते अच्छा नहीं लग रहा है, पर उन्होंने डिजर्व, परफॉर्मेंस तो अच्छा था उनका। 2 असिस्ट थे उनके इस गेम में और एक जो गोल्स किया पेड्रो पोरो, उनका ये पहला वर्ल्ड कप गोल या इंटरनेशनल गोल था ये। तो इसी के साथ जो फाइनल राउंड ऑफ 16 का मैच है पोर्चुगल और स्पेन के साथ होगा, एक आइबेरियन राइवलरी, क्योंकि दोनों एक ही जगह में है, एक ही आइलैंड में, उसे आइबेरिया कहते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया एक्साइटेड मैच होगा। इस गेम का प्रोडिक्शन तो मैं देने वाला नहीं हूँ, अगर मुझे देना होगा तो मैं बोलूंगा स्पेन जीतेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं हम। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और ज्यादा कंटेंट देखना चाहते हो आप मेरा, तो फिर आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ वर्ल्ड कप रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। और आज का मैच होने वाला है अर्जेंटीना और केप वर्दे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और नेक्स्ट मैच डे रिव्यू के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए।